नवोदय की महत्वपूर्ण प्रश्न वाली वीडियो पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब हम पहुंच गए हैं हमारे वीडियो क्रमांक 19 पर। तो चलिए इस वीडियो में कौन कौन से प्रश्न है उसको हम पहले बता दें। तो ये आपका 69 नंबर का प्रश्न, ये आपका 70 नंबर का प्रश्न, ये 71 नंबर का प्रश्न और ये 72 नंबर का प्रश्न। तो इस प्रकार हम यहाँ पर आप लोगों को 4 प्रश्नों को हल करके बताएंगे और इसे बनाने के जो आसान तरीके हैं या कोई कमियां हैं उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं हमारे 69 नंबर के प्रश्न का हल। नीचे दी गई आकृति, देखिए यहाँ पर हमको एक आकृति दिखाई दे रही है और इस आकृति का हमें हल करना है। नीचे दी गई आकृति का क्षेत्रफल क्या होगा, यहाँ पर पूछा गया है क्षेत्रफल और ये है हमारा आकृति। इस आकृति को गौर से हम देखें, इस आकृति को गौर से देखें तो ये आकृति दो आकृति मिल करके बना हुआ है, दोनों आकृति वर्ग है। ये आपका आकृति नंबर 1 और ये आकृति नंबर 2 दोनों एक वर्ग है, जिसकी यदि हम अलग अलग देखें तो 4 मीटर बाई 4 मीटर, 4 मीटर बाई 4 मीटर। तो यदि हम इसको जल्दीबाजी में हल करना चाहते हैं तो 4 चौक 16 और ये 4 चौक 16 क्षेत्रफल हो जाएगा दोनों का, और ये 32 हो जाएगा। लेकिन ये 32 सही उत्तर नहीं है, तो ये हमारा ये उत्तर सही नहीं है। तो वास्तव में उत्तर क्या सही है, यदि हम इसको और जल्दीबाजी करना चाहें और यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है दोनों आकृति का ये भाग, यहाँ पर जो दिख रहा है ये भाग दोनों आकृति का एक दूसरे से सटा हुआ है, जिसकी वो भी एक वर्गाकार आकृति है। 1 गुणा 1 यानी कि 1 एकम 1 वर्ग मीटर का इसमें से माइनस हो जाएगा अर्थात घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 31 वर्ग मीटर। तो 31 वर्ग मीटर इसका सही उत्तर है। लेकिन हम यदि इसको 1 2 3 4 4 घटा देंगे तो कोई 28 ले आएंगे, इसको 28। तो इस प्रकार से ऐसी गलती नहीं करना है। दोनों आकृतियों में से एक आकृति का पूरा और एक आकृति का 1 वर्ग मीटर घटा देना है। तो एक आकृति का हमारा क्या हो जाएगा 16 वर्ग मीटर, अरे यहाँ तक का पूरा हो गया, इतना को हमने कर दिया। और उसके बाद दूसरी आकृति का 16 में से यही 1 वर्ग मीटर हमारा घट जाएगा, तो ये 15 होगा दूसरी आकृति का, और इसी प्रकार यह 31 वर्ग मीटर की आकृति तैयार होगी। तो इस प्रकार की यदि आकृति आपके पास आता है तो इसे आप आसानी से बना सकते हैं। ऐसे दो आकृतियों को सटा के बीच की जगह कितना सटा हुआ है एक दूसरे से, उसको यदि आपको बताता है इस जगह पे, तो आप आसानी से इसको बना सकते हैं। तो हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगले प्रश्न पर जाने से पहले आप लोग जो है हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें। अब हम पहुंच गए हमारे अगले प्रश्न पर, प्रश्न क्रमांक 70। ये 70 प्रश्न क्या कह रहा है हमको, इसको भी थोड़ा गौर करें और समझें। एक व्यक्ति ने 400 अंडे खरीदी, 400 अंडे उन्होंने खरीदा, उसमें से 9% अंडे टूटे हुए थे। ये बहुत कठिन सवाल नहीं है, समझना और जरूरी है। और समझने से पहले यदि हम उससे जल्दीबाजी समझ देते हैं तो ये क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। इसलिए ये प्रश्न रखा गया है, टूटे अंडों की संख्या पूछा गया है यहाँ पर। और यदि हम इसको टूटे हुए अंडों की संख्या निकाल लेते हैं और उसके बाद फिर सोचते हैं, लंबा सोचने का कोशिश करते हैं, तो उत्तर गलत हो जाता है। तो सीधी सी बात है, यदि हम किसी संख्या के कोई प्रतिशत निकालना होता है तो क्या करना होता है, इस गुण को हम यहाँ पर और थोड़ा सा बताएंगे, कोशिश करेंगे। प्रतिशत में केवल 100 के फंडे होते हैं। 100 के फंडे का मतलब यदि हमें 400 का 9% निकालना है, ध्यान दीजिए 400 का 9% केवल निकालना है, तो हम क्या करेंगे, यदि कोई संख्या सैकड़ा में हो, यह 100 यदि हमारे पास पूरा हो तो हम ज़्यादा कुछ ना करें, ये 9 का 4 के साथ गुणा कर दें, 9 का 4 के साथ गुणा कर दें तो 9 चौक 36। ये 36 वो संख्या है, प्रतिशत नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। 9 चौक 36 क्या है, वह संख्या है जो अंडे टूटे हुए हैं, यानी कि 400 का 9% 36 होता है। इसमें निकालने का कोई भी और विशेष ट्रिक नहीं है, साधारण से आपको इसका गुणा करके निकाल देना है। दूसरी बात और बता दें, जैसे हमको ये पूछा जा रहा है कि 2000 का हमको पूछा जा रहा है 5% ज्ञात करो, ऐसे यदि प्रश्न आता है तो वही फंडा है कि आखिरी के 2 शून्य यदि पूर्ण शून्य है तो इसको हटा दो और इसके साथ इसका गुणा कर दो, यानी कि 2000 का 5%, 20 पंचे 100 आपके पास उत्तर आ जाएगा। किसी भी संख्या का प्रतिशत निकालना हो तो आइए आखिरी में हमारा
दो शून्य हो, वो दो शून्य को हटा दीजिए और सीधे सीधे गुणा कर दीजिए, कोई टाइम नहीं लगाना है। उत्तर आपके पास कम समय में मिल जाएंगे। सरल प्रश्नों को जल्दी बनाने पर हम किसी भी कंपटीशन परीक्षा में कठिन प्रश्नों को अधिक समय देते हैं तो हमारा नंबर अधिक से अधिक आता है। तो अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर, जो प्रश्न क्रमांक 71 है। 71वें प्रश्न क्या कहता है इसको भी देखिए। 71वें प्रश्न हमारे पास आता है आय व्यय से संबंधित, वो भी प्रतिशत से संबंधित है। तो यहाँ पर हम आय व्यय से संबंधित और प्रतिशत दोनों बातों को ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर थोड़े से हमें कार्य करना पड़ेगा, काम करके इस पर जोड़ घटाव से लेकर के हमको प्रतिशत निकालना, गुणा भाग सब पूछा है। तो ऐसे प्रश्नों पर ध्यान रखिए कि ऐसे प्रश्नों पर हम इसका एकदम करेक्ट उत्तर पर जरूर पहुंचेंगे, लेकिन जल्दीबाजी यही नहीं करना है। जैसे कि हमने पीछे के प्रश्न बताया उसे आप आसानी से बना लें और इस प्रश्न को अधिकतम समय दें, अर्थात इसको आप जो है 1 मिनट में बनाने का बिल्कुल प्रयास ना करें। इसके लिए आप पर्याप्त समय दें, 2 मिनट तक का समय दें, 2.5 मिनट का समय दें, लेकिन उत्तर को करेक्ट लेके आए और एकदम सही उत्तर लेके आए। ऐसे प्रश्नों पर आपको स्कोर करना बहुत जरूरी है यदि नवोदय जाना चाहते हैं तो। अब हम राजेश की आमदनी की बात करें तो ये कितना है। राजेश की आमदनी 44,000 प्रति माह है। हर महीना जो है राजेश 44,000 रुपए कमाता है। ध्यान दीजिए, इस पर हम आपको एक और महत्वपूर्ण गुण बताएंगे। तो 44,000 में से यदि वह रुपए 27,500 प्रति माह खर्चा करता है, ध्यान दीजिए, प्रति माह कमाता कितना है ये बता दिया है, प्रति माह वो खर्च कितना करता है वो बता दिया है। अब पूछा क्या है, इस पर चले जाएं तो उसकी बचत प्रतिशत ज्ञात करो। अब बचत पहले ज्ञात नहीं करेंगे तो उसकी बचत की प्रतिशत कैसे ज्ञात करेंगे। तो हम इन दोनों को घटा देंगे तो हमारे पास बचत निकल के आ जाएगा। तो 27,500 रुपए हम 44,000 में से क्या कर देंगे, घटा देंगे। अब इसको घटाते ही हमारे पास एक संख्या आ जाएगा। तो ये आएगा, ये हो गया 500 और हमारे पास इसको आगे घटाएंगे तो ये 13 में से 7 गया 6, ये 16,500 रुपया हमारे पास आ गया। यही बचत है। तो बचत 16,500 है, इसको प्रतिशत में हमें क्या करना है, बदलना है। प्रतिशत में बदलने के लिए क्या किया जाता है इसको भी ध्यान दीजिए। प्रतिशत का मतलब किसी भी चीज को प्रतिशत में बदलने के लिए, यहाँ पर मैं इस प्रश्न को यहीं पर थोड़ा सा छोड़ता हूँ, आप लोगों को समझाता हूँ। मान लीजिए कोई बच्चा जो है एक परीक्षा 500 की परीक्षा में, 500 नंबर के परीक्षा में यदि कोई बच्चा 200 नंबर पाता है, ध्यान दीजिए प्रश्न यही है, मतलब उसकी जो कुल आय है उसमें से वो बचत ए करता है, कुल से कितना, कुल में कितना, यही प्रतिशत निकालना होता है। कुल उसका कितना राशि है 44,000, बचत कितना करता है 16,500। इसी प्रकार कोई बच्चा 500 रुपये 500 अंकों की एक परीक्षा में 200 नंबर पाया तो कितना प्रतिशत, यानी कि 200/500। 200/500 को यदि हम हल कर देंगे तो हमारा प्रतिशत निकल के आ जाता है और गुणा भी हमको यहाँ पर 100 से करना होता है। तो 5 बीसम 100 तो 20 दूने 40%। आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं। क्या है, हमेशा प्राप्तांक ऊपर होता है और पूर्णांक नीचे होता है। तो यहाँ पर पूर्ण अंक क्या है, पूर्ण संख्या क्या है हमारे पास, मूल संख्या क्या है 44,000 और उसमें उसी 44,000 में ये 16,500 बचाता है। इसी को हल कर देंगे इसी तरीके से तो हमारे पास प्रतिशत आ जाएगी। अब इसे हल करने के लिए हमारे पास क्या है कि इसे अब इसी फार्मूले का उपयोग करते हुए हम इसे हल करेंगे। अब इसी फार्मूले का उपयोग करते हुए क्या करेंगे, हम सबसे पहले लिखेंगे 16,500 को ऊपर, क्योंकि 44,000 में 16,500 उसका बचत है, और नीचे हम लिख देंगे 44,000 और गुणा किसके साथ कर देंगे 100। 100 का फंडा पूरे प्रतिशत में लागू होता है। अब इसको जब हम हल करेंगे तो ये शून्य और यहाँ से 2 शून्य कटे, ये जो 100 गुणा होता है उसको ऊपर माना जाता है। ये ध्यान रखिएगा, इसको ऊपर माना जाता है। यहाँ से भी हम 1 शून्य कटा देंगे यहाँ से। अब इसको हमें क्या करना है, भाग देने के बाद जो संख्या मिलेगी उस पर हम प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। अब चलिए इसे हम जल्दी करने के लिए थोड़ा सा कैलकुलेटर का सहारा ले लेते हैं। हमारे पास क्या है 1600, हमारे पास है 1650, 1650 भागित हमारे पास जो संख्या आएगा उसको हम रख लेते हैं भागित, क्या होगा 44 बराबर हमारे पास आता है 37.5। यहाँ पर हमको क्या मिला,
37.5 प्राप्त होता है। ये 37.5 के आगे प्रतिशत हमने पहले ही लिख दिया था, तो यहाँ पर 37.5 जो उत्तर आपको दिखाई दे रहा है ये है। तो इसी प्रकार यहाँ पर हमारा कहना यह है कि इसको आराम से आप भाग कर लीजिए, आराम से आप लिखिए 16, 5, 0 और 144 का पहाड़ा सीधे सीधे पढ़ते चले जाइए और जितना उत्तर आएगा ये आ जाएगा आपके सामने, उसमें प्रतिशत का चिन्ह लगा के उत्तर पर पहुंच जाइए। अब हम पहुंचते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारे पास कौन सा है इसको भी गौर करें, और एक महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारे पास अगला प्रश्न। इससे पहले कि हम प्रश्न बदलें, आप जो है हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, लोगों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो हम पहुंचते हैं हमारे इस वीडियो के अंतिम प्रश्न अर्थात 72वें नंबर के प्रश्न पर। और 72वें नंबर का प्रश्न ये है, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बातें बताया गया है, इसको जानना है। ऐसे प्रश्न भले ही आपके परीक्षा में आए या ना आए, लेकिन n का मान या n क्या है इसको जानना है। लेकिन ये प्रश्न आपको ये भी समझाता है कि किसी संख्या का सिंप्लीफिकेशन करने के बाद कौन सी संख्या छोटी और कौन सी संख्या बड़ी होती है, ये आपको यहाँ से सिखाने का काम करता है। तो ये प्रश्न पूछा गया, यदि एक n जो है कोई एक संख्या है, ये n जो है कोई एक संख्या है और वो भी संख्या ऋणात्मक संख्या है। यदि n ऋणात्मक संख्या है तो निम्न में से सबसे न्यूनतम यानी कि सबसे कम कौन सा तैयार होगा। अब सबका हमको क्या करना है, तो सबको समझना है। देखिए n यदि ऋणात्मक संख्या हो, कोई भी ऋणात्मक संख्या हो, तो सबसे छोटा मान इसमें से किसका निकलेगा। तो अब हम n को कोई ऋणात्मक संख्या मान लें और वो संख्या ऋणात्मक कुछ भी मान लें। चलिए हम 1 मिनट के लिए ऋण 2 या ऋण 5 मान लेते हैं। आप कोई भी मान के उसका हल करके देख सकते हैं। हम यहाँ से यदि हम ऋण 5 मान लेते हैं, चलिए n जो है ऋण 5 है, तो ऋण 5 का वर्ग, ध्यान दीजिए n के जगह में हमने ऋण 5 लगा दिया, तो ऋण 5 का घात 2 यानी कि ऋण 5 गुणित ऋण 5 क्या हो जाएगा, ऋण 5 का गुणा ऋण 5 के साथ होगा, तो 5 5 25 और दोनों ऋणात्मक है, तो ऋण ऋण का गुणा क्या हो जाएगा, धन, यानी कि 25 मिलेगा। n को हमने क्या माना है, ऋण 5। ध्यान दीजिए हमने n का मान क्या माना है, ऋण 5, तो ये भी ये क्या लिख लेगा, ऋण 5, क्योंकि सीधे n पूछा है, तो n का किसी के साथ गुणा भाग कुछ नहीं है। इसका मतलब है कि न्यूनतम संख्या इसमें से कौन निकल गया, ये ऋण 5 25 से छोटा है, यानी कि ये उत्तर नहीं होगा। अगले पार जाएंगे 0, ध्यान दीजिए अगला संख्या 0, ये है ही नहीं, तो 0 जो है क्या है, इस ऋण 5 से बड़ा है, यानी कि ये भी उत्तर नहीं है। देखिए ऋण 5 से 0 क्या है, बड़ा है, तो 2 उत्तर तो हम हटा दिए। अब पहला पे जाएं, यदि हम 2 का गुणा ऋण 5 के साथ करें, हमने n का मान ऋण 5 माना है, तो ऋण 5, अब इसको हम गुणा करेंगे तो 5 दूने 10, यहाँ पर क्या उत्तर आया, 5, और वो भी ऋणात्मक, क्योंकि ये ऋण है और ये धनात्मक संख्या है। तो इस प्रकार ये ऋण 10 यानी कि ऋण 5 से छोटा क्या हो जाएगा, ऋण 10 हो जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पर आप उसको बारीकी से आसानी से हल करके उत्तर पर पहुंच सकते हैं। इसमें हमने अभी ऋण 5 माना है, ऋणात्मक संख्या कहा है तो ऋण 5 माना है। आप ऋण 1 करके देख लें, ऋण 2 करके देख लें, ऋणात्मक कोई भी संख्या आप रख के देखें, हमेशा जो है उत्तर 2n ही छोटा होगा, अर्थात ऋणात्मक संख्या जितनी भी बड़ी होती है उतनी छोटी मानी जाती है। यहाँ पर आप ये समझने का भी प्रयास कीजिए, ऋण 5 तो छोटा लग रहा है सर, आप ऋण 10 को बता रहे हैं, तो ऋणात्मक संख्या जो जितना बड़ा रहेगा वो संख्या के मामले में सबसे उससे छोटा माना जाता है। जैसे 0 से ऋण 5 क्या है, छोटा है, ऋण 5 से 0 बड़ा है, इसी प्रकार ऋण 5 से ऋण 10 क्या है, छोटा है। तो इस प्रकार ऋणात्मक संख्या जैसे ही बड़ा होते जाता है उतने उसके सामने वाले संख्या से छोटा हो जाता है। इसी प्रकार आपको ये सारे प्रश्न समझ में आए होंगे। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, और आप हमारे अत्यधिक जानकारी के लिए हमारे www.navodaystudy.com वेबसाइट पर विजिट करें। यहाँ आपको नवोदय अध्ययन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी, पोर्ट्स और आदि आपको प्राप्त होते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।